हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैनोरमा लर्निंग। कैसे आप सब लोग। पिछली क्लास में हमने रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 करी थी। उसका जो आखिरी वाला क्वेश्चन था वो वैसे तो मैंने समझा दिया था, लेकिन वो वीडियो में विजिबल नहीं था। तो पहले वो क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके आगे हम एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो रह गया है पिछली एक्सरसाइज का, करा दिया था, समझा भी दिया था, लेकिन वो विजिबल नहीं हो रहा था वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अच्छी तरह आपके लिए लिख के रखा हुआ, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और समझ के अपने आप भी अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट हमने वो मान लिया कि पॉजिटिव इंटीजर n है, तो हमें पता है कि हमारी जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता है वो a = bq + r होता है। a = bq + r। अब हमें क्या लेना है इसमें, एक b की वैल्यू हमने 3 ले ली, क्योंकि 3 इसलिए लिए क्योंकि इसमें जो 9 का मल्टीपल है वो 3 है। हम इसमें 9 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्म में ला सकते हैं, जैसा कि पहले क्वेश्चंस में किया था इसी एक्सरसाइज के। लेकिन क्योंकि इजी हो जाएगी कैलकुलेशन और 3 जो है 9 का मल्टीपल भी है। ठीक है, फिर r की वैल्यू जो है 3 से लेस जाएगी, यानी कि 0, 1 और 2। ठीक है, अगर पहली बार में हमने n = 3 क्यों माना, n = 3 क्यों माना, तो इसका क्यूब किया तो 27 क्यूब, और 27 क्यूब को हमने 9 × 3 क्यूब लिख दिया, तो वो हमारा 9m हो गया। ठीक है, 9m मीन्स हमने m की वैल्यू क्या ले ली, 3 क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया 9m का, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। फिर दूसरी बार में हमने क्या किया, n = 3 क्यूब + 1, n क्यूब हमने फिर क्यूब कर दिया दोनों तरफ, तो 3 क्यूब + 1 का होल क्यूब। अब इसमें हमने a + b का होल क्यूब लगाया, तो a + b का होल क्यूब लगाने हमारे पास ये इक्वेशन आई और +1 अलग रहा। ठीक है, अलग रहने पे अब हमें क्या करना है कि जो 27 क्यूब है, इस पूरे में से हमने 9 बाहर निकाल लिया। तो जो मैंने ये चीज़ ऐसे अंडरलाइन कर रखी है, ये हमने m मान लिया, तो 9m+1 हो गया। तो ये वाला इंटीजर भी हमारा 9m+1 की फॉर्म में हो गया। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हमने फॉर्मूला तो खैर आपको पता ही होगा, वैसे मैंने लिख रखा है। फिर है इफ़ n = 3q + 2। अब हमने फिर से इसमें n क्यूब कर दिया है ना, हमें 3 स्टेटमेंट प्रूफ करने ना, 9m 9m+1 और 9m+8। अब हमने क्या किया, फिर से इसमें a + b का होल क्यूब लगा दिया, और एक a + b का होल क्यूब लगाने के बाद 9 कॉमन ले लिया, 8 बाहर आता ही है इसमें, तो 9+8 की फॉर्म में भी ये आ गया। इट मीन्स हमारे पास कोई n इंटीजर है और इसका हम क्यूब करते हैं, तो वो 9m 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली एक्सरसाइज। जैसे कि आपको पता है रियल नंबर्स की इस वीडियो में हम 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है, पूछा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें जो कॉमन जो फैक्टर होता है वो सिंगल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है जो उनका एचसीएफ होता है नंबर्स का, वो 1 होता है। जैसे 2 और 3 है, कोई कॉमन नहीं है इसमें, तो इसमें क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और इसमें कॉमन फैक्टर 1 है। अब पहला पार्ट जो दे रखा है इसमें 140 है। 140 के हमने इस तरीके से फैक्टर्स करें, या आपको फैक्टर्स करने आते होंगे। फैक्टर्स करने के बाद हमें फैक्टर्स को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखा। फिर जो भी, जैसे 2 × 2 है, तो 2 बार 2 आया तो 2 की पावर 2 लिखा, 5 लिखा और 7 लिखा। तो 2, 5 और 7 ये हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया हमने 140 को। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर से 156 है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। 156 के हमने फैक्टर किए हैं, उसके बाद 156 को इस तरीके से फॉर्म में लिखा, फिर 2 की पावर 2 और 3 × 13 लिख दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद है 3825। 3825 के भी क्या किया हमने, फैक्टर्स करे हैं। 5 से पहली बार में 5 से गया 3825 तो 765 आया, देन 153, देन 51। ठीक है, उसके बाद जो भी फैक्टर्स इस तरीके से आ गए हमारे, तो हमने सीधा सीधा लिखा। फिर 5 की पावर 2 और 5 बार 3 आया, क्योंकि यहाँ 3 जो था 2 बार रिपीट हुआ था। इसी तरीके से यहाँ 5 जो है 2 बार रिपीट हुआ, तो 5 की पावर 2, क्योंकि सेम बेसिस हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 5 × 5 मतलब कि इस तरीके से 5, 1 + 1, इसलिए 5 बार 2 आया यहाँ।
ठीक है, और ये नंबर 5, 3 और 17 हमारे प्राइम नंबर्स भी हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये मैंने कर रखा है, वैसे बहुत ईजी है, आप इसे खुद से करिएगा, ठीक है। फिर इसका 5th पार्ट है, 5th पार्ट में भी सेम चीज़ वही करनी है, हमें फैक्टर्स निकालने और उसे प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसे वेरीफाई भी करना है कि जो एक थ्योरम दी हुई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट देखें तो उन दो नंबर्स के इक्वल होता है जिनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, ठीक है। कैसे समझते हैं इस चीज़ को, जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है 26 और 91 है, तो 26 लिया हमने, इसके फैक्टर्स किए तो 2 × 13 और 91 का किया तो 7 × 13, यानी ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। तो इसका एचसीएफ 13 हुआ और एलसीएम निकालने की भी दो तरीके हैं, मैंने इस तरीके से निकाल रखा है, आगे भी बताऊंगा एक और तरीका है, ठीक है। ये आपके पुराने मेथड है, ऐसे भी कर सकते हो, नए वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या है हमारा 182, ठीक है। अब हमें वेरीफाई जो करना है, हमने एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल लिया, अब वेरिफिकेशन क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करें जो नंबर्स के आए हैं और उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। देखो दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, इट मीन्स हमने ये जो प्रूफ है इसको वेरीफाई कर दिया थ्रू एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन भी कर रखा है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन बहुत इजी है इसके। जैसे 510 और 92 के फैक्टर्स निकाले, उसके बाद उसके एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में मल्टीपल्स में मतलब जो कॉमन आता है, ठीक है। तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है और तो कहीं कॉमन नहीं है, ये 23 है ना कि 2 और 3, ये 23 है, तो एचसीएफ 2 आ गया इसका, एचसीएफ 2 आया तो एलसीएम क्या निकाला हमने 2340, उसी तरीके से इसे वेरीफाई कर दिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस खुद देख सकते हैं यहाँ से समझने के बाद और खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो थर्ड पार्ट है ये आपको होमवर्क में दिया है, ये चीज़ आप खुद से अटैम्प्ट करिए। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 15 एंड 21, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 12, 15 और 21 के अगर हमने फैक्टर्स किए, जैसे 12 को 2 × 2 यानी 2 × 4, 4 × 12, तो इसके फैक्टर्स में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12 को इस तरीके से निकाल के, ठीक है। और जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं वैसे देख सकते हैं, तो 2, 3 × 6 इस तरीके से निकाला है और मैंने ऐसे लिख दिया। अब सबसे पहले अब हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए तीनों चीज़ों को हमने कॉमन लेना होता है, तो इसमें सिर्फ 3 कॉमन है, तो एचसीएफ तो आ गया हमारे पास 3, ठीक है। लेकिन अगर हमें एलसीएम निकालना हो, जो हमने पहले मेथड यूज़ किया अभी इसी वीडियो में बिना उसके, तो कैसे निकालेंगे, एक तो जो एचसीएफ हमारा कॉमन आया उसे लिखा, और जो कॉमन नहीं आए थे जैसे 2 और 2, तो 2 × 2 लिखा, ठीक है। फिर 5 और 7 भी कॉमन नहीं आए तो 5 × 7 लिखा। तो यही इन तीनों नंबर्स के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा। देखो मैंने आगे कर रखा है 3 × 2 × 5 × 7, तो 420 हो गया, ठीक है। तो ये मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, समझ में आया। इसी तरीके से 17, 23 और 21 बेसिकली मैं अब बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। मान लो कि नंबर है हमारे पास 5 और 7, इनका एचसीएफ क्या होगा भाई, इनमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, इट मीन्स इसका एचसीएफ ऑटोमेटिकली जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। इट मीन्स जो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं उनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। जैसे 17, 23, 29 इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं, तो हमारा एचसीएफ 1 हो गया, और एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन सिंपली, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपको अगला क्वेश्चन जो थर्ड है वो खुद से अटैम्प्ट करना है 8, 9 और 25 का। अगला जो क्वेश्चन है, क्या क्या गिवन दे रखा है, हमें एचसीएफ दे रखा है, इन दो नंबर्स का एचसीएफ 9 दे रखा है और हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने प्रूफ कराया अभी पिछले क्वेश्चंस में कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स, जो कि दो नंबर है हमारे। तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 9 गिवन है क्वेश्चन में और जो दो नंबर्स है वो भी गिवन है। तो क्या करना है, अब मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड कर दिया, तो इजीली हमारा आंसर आ गया 22,338, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत इजी है। 5th क्वेश्चन करते हैं अब। 5th क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है लेकिन समझा दूंगा बहुत अच्छे से। चेक वेदर 6 की पावर n
कैन एंड विद द डिजिट 0, कि हमें ये बताना है कि 6 की पावर n जो है क्या वो नंबर 0 पे एंड हो सकता है। मतलब इसके मान लो 6 की पावर 1 किया तो 6 आया, 6 की पावर 2 किया तो 36 आया, क्या कहीं एंड में 0 आ सकता है? हमें ये चीज़ बतानी है। ठीक है, अब हमने मान लिया लेट 6n इक्वल टू 10 इंटू क्यू। लेट अस सपोज कि हमने स्टार्टिंग में माना कि 6n में 0 आ सकता है आखिरी में, और 0 मतलब यही तो होगा 10, कि मान लो 6 इंटू 10 हुआ। ठीक है, अगर मान लो कि मैं एक बार फिर से समझाता हूँ ये चीज़ कि 60 आया, मान लो, वैसे आता नहीं है कभी भी, लेकिन फिर भी लेट अस कंसिडर 60 आया तो 6 इंटू 10 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें एक 10 मल्टीपल मान लिया इसका, और इसे क्यू एक कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर नहीं नेचुरल नंबर आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में नेचुरल नंबर ही गिवन है। क्यू इज़ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में जो 6n इक्वल टू 10 इंटू क्यू लिखी हुई है उसको मैंने कैसे लिखा, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू क्यू। कैसे, ये 6 की पावर n था तो मैंने इसे ब्रेक कर दिया 2 की पावर n 3 की पावर n में, और जो ये वाला पोर्शन था जो ऊपर लिखा था वो 10 इंटू क्यू था, तो 10 को 2 इंटू 5 लिखा और q को q ही रहने दिया। ठीक है, फिर अब हमें क्या जानना है कि यहाँ तो हमारा मल्टीपल क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू क्यू इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 2 की पावर n एंड 3 की पावर n कैन हैव ओनली 2 एंड 3 प्राइम नंबर्स, क्योंकि जो 6 की पावर n है उनमें जो नंबर्स हैं वो यही आएंगे हमेशा। ठीक है, अगर 5 आ जाता तो एंड में 0 आ जाता, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए 6 की पावर n कैन नॉट बी, या फिर बोल सकते कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन करना है हमें y 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये पूरा नंबर, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, अदर देन द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को छोड़ के बचे हुए सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या है, जैसे मैंने लिख रखा है विच इज़ नॉट अ प्राइम विच हैज़ फैक्टर अदर देन 1। प्राइम नंबर में सिर्फ 1 होता है फैक्टर, लेकिन इसमें फैक्टर अदर देन 1। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, 8 और 24 में कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे इसमें कॉमन। ठीक है, आप निकाल सकते हैं इसका HCF, लेकिन आप 2 और 7 में निकालिए, है कोई HCF, इट मीन्स ये दोनों हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स, और ये कंपोजिट नंबर्स। चलिए, क्वेश्चन में पूछा ये था कि ये जो है कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। देखो क्यों हैं, इसलिए मान लो कि हमने ये चीज़ लिखा 7 इंटू 11 13। अब हमने क्या किया, कॉमन ले लिया इसमें से 13 अगर बाहर बचा तो 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ 1 ही तो बचा क्योंकि 13 तो बाहर ले लिया था, तो 1 बचा, तो 11 की मल्टीप्लाई 7 में करी तो 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 78। ठीक है, और 13 इंटू 2 इंटू 3 एंड 13, और ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो अगर आप वो आपकी थ्योरम देखते हैं अपने NCERT में, वो ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की फॉर्म में हम कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा, और उनका फैक्टराइजेशन एक यूनिक होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से दे रखा है, बस हमने सिर्फ इसमें से 5 कॉमन लिया है, तो यहाँ 1 बच गया और इधर से एक 5 निकल गया, ये वाला जो 5 था ये बाहर आ गया, और ये वाला इधर जो 5 था इसकी जगह 1 रह गया। तो फिर से वही चीज़ आती है कि ये प्राइम नंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं लिखा है मैंने, लेकिन बता देता हूँ आपको कि पूछा क्या गया है इसमें, कि एक सर्कुलर पार्क दे रखा है, उसमें एक सोनिया है और रवि है। उस पूरे पार्क को चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लेते हैं और ये 12 मिनट लेते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा है कि ये दोबारा कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। सपोज़ उन्होंने सेम पॉइंट पे स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया,
पूछा क्या है कि वो कितने मिनट बाद मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो इसे समझते हैं किस तरीके से करना है। सपोज़ हमने माना कि वो पहली बार में n मिनट्स में मिले, ठीक है, तो दूसरी बार में 2n मिनट्स में मिलेंगे क्योंकि एक सर्कुलर पार्क है। ठीक है, तो 2n मिनट्स में, ऐसी तीसरी बार में 3n मिनट्स में। तो n क्या है हमारा, कम से कम समय है जिसमें वो मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कम से कम समय मतलब कि लीस्ट टाइम यानी मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का मतलब क्या होता है कि हमें जब भी मिनिमम कोई वैल्यू निकालनी होती है तो हम हमेशा एलसीएम यूज़ करते हैं। एलसीएम मेथड मतलब लोवेस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने कम से कम वैल्यू जो है। ठीक है, तो हम बेसिकली सीधी भाषा में बोले तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, मैंने इस तरीके से निकाला हुआ है। तो 18 के फैक्टर करें, फिर उसमें से कॉमन लिया हुआ है। कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, देखो एलसीएम की क्या टेक्निक है। देखो ये तो हमारे एचसीएफ आ गए 2 और 3, यानी ये तो 6 हो गए, वो चीज़ हमें नहीं निकालनी है। लेकिन जैसे जो चीज़ कॉमन आ गई उसे एक बार लिखा, ये 3 कॉमन आए एक बार लिखा, सिर्फ एक बार जो कॉमन आया। जो कॉमन नहीं है उन्हें ऐसे के ऐसे लिख दिया 3 और 2, तो 36 मिनट हो गया। तो रवि और सोनिया विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी एंड होती है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 1.3। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है और उसमें क्वेश्चन भी कम ही है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इसमें क्या प्रूव करना है हमें कि जो नंबर्स हैं उन्हें इर्रेशनल प्रूव करना है। पहली क्लासेस में तो हम पढ़ते आए हैं कि √5, √2, ठीक है, और या फिर जैसे √20, ये सब इर्रेशनल नंबर्स होते हैं क्योंकि अब हम इन्हें p/q की फॉर्म में नहीं होते, हमें ऐसे ही बता दिया जाता है। लेकिन अब हम इन्हें प्रूफ करेंगे कि आखिर होते क्यों हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें से आपके बोर्ड्स में एक क्वेश्चन ज़रूर आना होता है जिसमें कि आपको प्रूफ करने के लिए दे देंगे कि √5 को इर्रेशनल प्रूफ करो, √2 को करो, √3 को करो। तो सबका सेम मेथड होता है कि जैसे √5 को कर रहे हैं, अगर आपको √3 पूछे तो 5 की जगह सिर्फ आपको 3 पुट करना है और पूरा सेम मेथड रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि 3 + √2 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना होगा। तो इसी तरीके के एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन है 1.3 में 4-5 क्वेश्चन है, बहुत ईजी से। आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए और आप इजीली समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक बार में और फिर आप भूलें नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि प्रूव दैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। स्टार्टिंग में ये जो मेथड है वो वर्क करता है कॉन्ट्राडिक्शन पे। कैसे कि मान लो कि √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट अस कंसिडर एक रेशनल नंबर है, तो हम √5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p/q है हमारे, p एंड q क्या है, को प्राइम नंबर्स। ये तो कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। ठीक है, तो p/q क्या है हमारे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या है, स्टार्टिंग में ही समझ लो कि जिनके बीच में जो फैक्टर क्या होता है, सिर्फ 1 होता है। अच्छे से समझ लेना अभी कि जो p/q है इनके बीच का जो फैक्टर है वो 1 होगा। फिर मतलब इनके बीच के जो दोनों नंबर्स हैं इनमें सिर्फ HCF क्या होगा, 1 होगा। समझ में आई ये चीज़। चलिए अगला देखते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है। अब हमने क्या किया, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो p = √5q हो गया। इसके बाद हमने स्क्वायर कर दिया इसमें दोनों तरफ, तो p² हो गया। और अगर हमने √5 = q दे रखा है ना ऐसे p, ये वाली चीज़ जो है, तो यहाँ स्क्वायर किया, ये पूरे का स्क्वायर किया, तो √5 का स्क्वायर तो 5 ही रहेगा और q² हो गया। ठीक है, अब बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप, ये जो स्टेप है इसे अच्छे से समझिए कि ये बोलना चाह रहे हैं कि 5 / p²। कहना ये चाह रहे हैं, अगर इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ कि p²/5 = q², तो 5 क्या कर रहा है, p² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, जब भी तो वैल्यू कोई q² आ रही है। इसी तरीके से अगर 5 p² को कर रहा है तो 5 p को भी करेगा, है ना। ये चीज़ क्लियर है आपको। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, ये क्वेश्चन मैं फिर से बता दूंगा क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो अगर 5 p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी करेगा। ठीक है, चलिए अगला नहीं, यही क्वेश्चन चल रहा है अभी। अब हमने क्या मान लिया कि नाउ जो हमने p था हमारा, p को एक अलग नंबर मान लिया, लेट p = 5c। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन अलग है,
जो इससे ये वाली जो थी, अभी तक हमने यहाँ तक किया था। अब हमने माना कि जो हमारा न्यूमरेटर था, जो p अपॉन क्यू था ना, स्टार्टिंग में लिया था, p की वैल्यू 5c मान ली हमने। नाउ अब हमने क्या करी, स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पे p स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर आया। अब p स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर वन में। कहाँ पे, इसमें, ठीक है। p स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। और p स्क्वायर की वैल्यू आई कहाँ से है, जब इसको हमने स्क्वायर करा। अब इसमें पुट करी 1 में, तो 5q स्क्वायर 25 आया, और q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो इससे चीज़ हमें यहाँ तक समझ में आया। अब ये नेक्स्ट बात क्या कहते हैं कि जो q स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, और तो वो q जो है 5 से भी डिविजिबल होगा, है ना। जिस तरीके से p स्क्वायर डिविजिबल था ना 5 से, इसी तरीके से p भी डिविजिबल होगा 5 से, जो हमने ये पहले प्रूफ करी थी, अब की बार हमने ये प्रूफ कर दी। तो इसका मतलब ये है कि p और q में जो कॉमन फैक्टर आ रहा था, जो हमने शुरू में एज्यूम किया था कि ये 1 होगा, लेकिन क्या हो रहा है कि ये तो 5 भी आ रहा है कॉमन फैक्टर, है ना। और वैसा होना तो नहीं चाहिए था, इसलिए हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन थी वो गलत थी, क्योंकि 5 जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है p और q का, तो हमारी अजम्पशन गलत थी कि √5 इर्रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर है। बेसिकली ये एक हमारा इर्रेशनल नंबर ही है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लें और ज़रूर देखें और ज़रूर समझें, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए, आपकी ही एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं इसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 4-5 है, सिर्फ 3 कराऊंगा, और सब सेम मेथड में वर्क करते हैं। बोला है कि शो दैट 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर का क्या मतलब होता है, फिर से वही एज्यूम किया हमने कि लेट ये वाला नंबर रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p और q हमारे को प्राइम है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या किया कि 3 + 2√5 को p/q ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 3 को उधर ले गए, जैसे यहाँ पे ले गए ना 3 को, और हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया ये चीज़। तो √5 को तो हम पहले से ही प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर चुके हैं कि √5 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। तो जब √5 इर्रेशनल है तो इसके बराबर वाली वैल्यू भी तो हमारी इर्रेशनल ही होगी, तो इसीलिए ये वाला नंबर भी इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन हम लिख तो पा रहे हैं इसे p/q की फॉर्म में, लेकिन √5 इर्रेशनल है, तो इसीलिए ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्स करता है कि √5 एक इर्रेशनल है और हमारी अजम्पशन गलत थी। तो 3 + 2√5 भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, आ गया होगा ज़रूर समझ में। अगर किसने पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं रेशनल इर्रेशनल नंबर की, तो उसे ईजिली समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है ये। अब हमें क्या प्रूफ करना है, √3 + 2 एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन आप एक बार में पूरा मत देख लिया करो, अगर यहाँ पे हो रखा है तो जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे ही समझना है। फिर से हम कंसिडर करते हैं कि √3 + √2 इर्रेशनल नंबर है। वैसे तो हमें सेपरेटली पता है कि √3 और √2 दोनों ही इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक है। लेकिन अब ये प्लस कर दिया तो हम फिर से प्रूफ करेंगे। फिर वही बात कि मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, तो ये p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 = p/q माइनस √2, ये जो √2 है ये इधर आ गया तो माइनस में हो गया। अब हमने क्या किया, इसमें स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। स्क्वायर करने के बाद मतलब कि p - q का होल स्क्वायर होगा और इधर √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे स्क्वायर करने के बाद क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व की इक्वेशन, तो इस तरीके से कुछ फॉर्म बनी। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा कि जो √2 आ रहा है, ये √2 = p² - q² / 2pq। देखो, ये सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो √2 = p² - q²। तो सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, हमें ये पता है कि ये तो रेशनल नंबर में रेशनल फॉर्म में लिख पा रहे हैं, लेकिन इसके सामने तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो √2 क्या है हमारा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, जो कि हम पहले से प्रूव कर चुके हैं, और हमारी अजम्पशन गलत है थी कि हमने इन्हें रेशनल माना था। दैट इज़ वाई ये हमारे इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिख के बताइए,
और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब की बार वीडियो जो ऑडियो की प्रॉब्लम है शायद नहीं रहेगी, अब साफ़ क्लियर आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। और अगर कुछ भी और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, नहीं तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट थ्योरम होती है वो मैं इसे क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूँ। तो अब आप ऐसा मत समझना कि हमने थ्योरम नहीं करी है या फिर कोई अलग से थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ गए हम, ठीक है। चलिए चलते हैं अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी कर देना। जो बच्चे लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, उन तक पहुंचाओ, उन्हें भी पता चले कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर लॉकडाउन में 2-3 महीने और बंद रहेंगे स्कूल तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारी स्टडीज़ को लेके। तो रेगुलर स्टडीज़ करते रहो, क्योंकि हम लोग भी आपको जो है ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।